सीना रखते हैं, ना रुकते हैं, ना थमते हैं, चाहे जितनी मेहनत कर ले, थकने वालों में हम नहीं। अब मिलके शान से बोलो यारो, हम किसी से कम नहीं, कम नहीं, हम किसी से कम नहीं, कम नहीं, हम किसी से कम नहीं, कम नहीं। माटी के सच्चे लाल है हम, हर हाल में ही खुशहाल है हम। मौसम कोई, रुत हो कोई, एक पल भी आंखें नम नहीं। अब मिलके शान से बोलो यारो, हम किसी से कम नहीं, कम नहीं, हम किसी से कम नहीं, कम नहीं। ये ब्राउजिंग होता क्या है? ये किस तरह की बीमारी है? ब्राउजिंग, उसके ऊपर क्या होते हैं, जो ब्राउन स्पॉट है वो आते हैं। सुनहरी क्रांति किस फसल से संबंध रखती है? बागबानी व शहद उत्पादन से। मौलिंग नेशनल पार्क किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश। मिजोरम की राजधानी कहाँ है? एजुअल। कंचनजंगा नेशनल पार्क किस राज्य में? असम। स्वर्ण जयंती ग्रामीण योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1992। 3 भूमिपुत्र फिर से चली गई है डेंजर जोन में। नमस्कार मित्रों, मैं हूं सचिन खुराना और हमेशा की तरह आज भी मेरे साथ है बहुत ही टैलेंटेड और हम सब की चहेती भावना रॉय। मैं भी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ कृषि ज्ञान और मनोरंजन के इस नए मजेदार शो में, जिसका नाम है हम किसी से कम नहीं। चलिए, आज तो प्रोग्राम की शुरुआत में ही मेरी तारीफ हो गई, तो आज मेरे अंदर की कवित्री को कोई रोक ही नहीं सकता। तो अर्ज करती हूँ, वही है जिंदा जिसकी आस जिंदा है, यही है जिंदा जिसकी प्यास जिंदा है। सांस लेने का नाम ही जिंदगी नहीं, जिंदा वही है जिसका विश्वास जिंदा है। वाह, बहुत खूब। दरअसल मैंने भावना की तारीफ इसलिए की थी कि शायद आज वो बिना कविता के काम चला ले, पर आज भी भावना ने मौका हाथ से नहीं जाने दिया। वैसे टैलेंट को तो मौका मिलना ही चाहिए। यहाँ मौजूद हमारी चारों टीम्स भी वाकई टैलेंटेड हैं और अपना अपना हुनर दिखाने के लिए बेताब हैं। तो चलिए, अब समय आ गया है कि दर्शकों से चारों टीम्स और कृषि एक्सपर्ट्स को मिलवा दिया जाए। टीम के प्रतिभागियों के नाम इस प्रकार हैं। टीम भूमिपुत्र में है भागवत बलक, श्यामराव मोगल, हेमंत हरिश्चंद्र। हमारी अगली टीम है टीम हल्दर, जिसके पहले कंटेस्टेंट है गणेश निसाल। हमारे दूसरे कंटेस्टेंट है रघुनाथ अवार्ड। हमारे तीसरे कंटेस्टेंट है कृष्णा ढोली। हमारी चौथी कंटेस्टेंट है वर्षा उगले। हमारी अगली टीम है टीम अन्नदाता। उसके पार्टिसिपेंट्स हैं विष्णु पंत ढोली। अगले कंटेस्टेंट है आकाश पाटिल। हमारी तीसरी कंटेस्टेंट है रूपाली उगले। हमारी अगली टीम है टीम खेतीहर। पहले कंटेस्टेंट है मीनानाथ डावरी। हमारे दूसरे कंटेस्टेंट है संजय शिंदे। हमारे तीसरे कंटेस्टेंट है आदित्य पेखले। हमारी चौथी कंटेस्टेंट है कविता अवार्ड। हमारे एक्सपर्ट्स पैनल में हैं श्री भोए कमलेश पाडुरंग जी, नमस्कार। डॉक्टर दीपक शिंदे जी, नमस्कार। और श्री योगेश भागुरे जी, नमस्कार। परिचय के बाद अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे पहले कृषि ज्ञान की। किसान और कृषि की बात हो और जो बात मैं करने जा रहा हूँ वो बात ना हो तो किसान और कृषि की बात अधूरी है। जी हाँ, इस मंच पर, इस शो में हरित क्रांति की बात करना आवश्यक है। आजादी की क्रांति के बाद देश में एक और बहुत बड़ी क्रांति हुई, जिसे हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन कहा गया है। इस हरित क्रांति से अभिप्राय देश के सिंचित एवं असिंचित कृषि क्षेत्रों से अधिक उपज देने वाले संकर तथा बौने बीजों के उपयोग से फसल उत्पादन में वृद्धि करना था। जैसे कि आप सबको पता है कि भारत में 1962 में सूखा पड़ा था। इस सूखे से कृषि को बहुत नुकसान हुआ। तत्कालीन सरकार ने इससे निपटने के लिए बड़े फैसले लिए। इन्हीं फैसलों में से सबसे बड़ा फैसला था हरित क्रांति का। भारत में MS
स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुई थी। हरित क्रांति भारतीय कृषि में लागू की गई उस विकास विधि का परिणाम है जो 1960 के दशक में पारंपरिक कृषि को आधुनिक तकनीकी द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने के रूप में सामने आई। क्योंकि कृषि क्षेत्र में ये तकनीक एकाएक आई, तेजी से इसका विकास हुआ और थोड़े ही समय में इससे इतने आश्चर्यजनक परिणाम निकले कि देश के योजनाकारों, कृषि विशेषज्ञों तथा राजनीतिज्ञों ने इस अप्रत्याशित प्रगति को ही हरित क्रांति की संज्ञा प्रदान की। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश के कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। कृषि आगतों में गुणात्मक सुधार के फलस्वरूप देश में कृषि उत्पादन बढ़ा है। खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता आई है। व्यावसायिक कृषि को बढ़ावा मिला है। कृषकों के दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ है। कृषि आधिक्य में वृद्धि हुई है। हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं, गन्ना, मक्का तथा बाजरा आदि फसलों के प्रति हेक्टेयर उत्पादन में एवं कुल उत्पादकता में काफी वृद्धि हुई है। इस तरह से स्पष्ट है कि हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कृषि आगतों एवं उत्पादन में पर्याप्त सुधार हुआ है। इसके फलस्वरूप किसान, सरकार तथा जनता सभी में ये विश्वास जागृत हो गया है कि भारत कृषि पदार्थों के उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर ही नहीं हो सकता बल्कि निर्यात भी कर सकता है। और इस विश्वास को किसानों ने मिलकर पूरा किया है। इसलिए कहा जाता है, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। ज्ञान की बात के बाद आगे बढ़ते हैं। पिछले एपिसोड में टीम भूमिपुत्र ने सबसे कम स्कोर किया था, इसलिए वो डेंजर जोन में है। और अगर टीम भूमिपुत्र को अपने एक कंटेस्टेंट के एलिमिनेशन से बचाना है तो उसे आज बहुत ही अच्छा खेलना होगा। शो के नियम के हिसाब से 2 एपिसोड के स्कोर के हिसाब से जिस टीम का स्कोर सबसे कम होगा उस टीम में से कोई एक प्रतिभागी एलिमिनेट हो जाएगा। अच्छी बात यह है कि आगे अगर वो टीम किसी भी एपिसोड में टॉप स्कोर करती है तो वो अपने एलिमिनेटेड प्रतिभागी को टीम में वापस बुला सकती है। और इस तरह पड़ाव दर पड़ाव सवालों की फसल काटते काटते जो टीम हमारे आखिरी यानी 26वें एपिसोड तक पहुंचेगी और विजेता रहेगी, उसे मिलेंगे पूरे 1 लाख रुपए। तो दोस्तों, विजेता टीम को खोजने के लिए आइए बात करते हैं हम किसी से कम नहीं के राउंड्स की। हर एपिसोड में 4 राउंड्स हैं और इन राउंड्स के नाम इस प्रकार हैं। पहला राउंड खेती बाड़ी राउंड। इस राउंड में खेती बाड़ी से जुड़े 2-2 सवाल पूछे जाएंगे। सही जवाब देने पर टीम को मिलेंगे पूरे 10 नंबर। दूसरा राउंड बागबानी राउंड। इस राउंड में 2-2 सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब के मिलेंगे 10 नंबर। तीसरा राउंड यानी कि बजर राउंड। इस राउंड में 10 सवाल होंगे और जो टीम सबसे पहले बजर दबाकर सही जवाब देगी उसे मिलेंगे हर सही जवाब के 10 नंबर और अगर गलत जवाब हुआ तो कट जाएंगे 5 नंबर। चौथा राउंड रैपिड फायर राउंड। इस राउंड में हर टीम से 5-5 सामान्य ज्ञान के सवाल पूछे जाएंगे और उस राउंड में हर सवाल के 2 नंबर हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम किसी से कम नहीं के इस एपिसोड के पहले राउंड से, जिसका नाम है खेती बाड़ी राउंड। और इस खेती बाड़ी का पहला सवाल है टीम भूमिपुत्र से। टीम भूमिपुत्र, क्या आप तैयार हैं? तैयार है। बहुत बढ़िया। इसमें से कौन सी फसल जायद की फसल है? विकल्प ए मटर, विकल्प बी आलू, विकल्प सी ककड़ी, विकल्प डी ज्वार। यानी कि इसमें से कौन सी फसल जायद की फसल है? विकल्प ए मटर, विकल्प बी आलू, विकल्प सी ककड़ी, विकल्प बी ज्वार। सी ककड़ी। एक्सपर्ट्स, क्या उनका उत्तर सही है? आपका जवाब सही है। आपका दूसरा सवाल है, धान की फसल में जस्ता पोषक तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? आपके विकल्प हैं विकल्प ए खैरा रोग, विकल्प बी
श्वेत कली, विकल्प सी छोटी पत्ती, विकल्प डी ब्रॉन्जिंग। धान की फसल यानी पैडी क्रॉप में जिंक न्यूट्रिएंट की कमी से कौन सा रोग होता है? आपके 4 विकल्प हैं। विकल्प ए है खैरा रोग, विकल्प बी श्वेत कली, विकल्प सी छोटी पत्ती, विकल्प डी ब्रॉन्जिंग। एक खैरा रोग। एक्सपर्ट्स, क्या इनका उत्तर सही है? आंसर बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली टीम की तरफ, जिनका नाम है हल्दर टीम। हल्दर टीम, आपका पहला प्रश्न है, तिलहन व मसालों का सुरक्षित भंडारण कितने प्रतिशत नमी पर करें? विकल्प ए 6 से 8% पर, विकल्प बी 8 से 10% पर, विकल्प सी 10 से 12% पर, या फिर विकल्प डी इनमें से कोई भी नहीं। यानी ऑयल सीड और स्पाइसेस का सुरक्षित भंडारण कितने % नमी पर करें? विकल्प ए 6 से 8% पर, विकल्प बी 8 से 10% पर, विकल्प सी 10 से 12% पर, या फिर विकल्प डी इनमें से कोई भी नहीं। 6 से 8%। एक्सपर्ट्स हमें बताएं, विकल्प ए 6 से 8% पर क्या ये सही उत्तर है या फिर गलत? जवाब बिल्कुल सही है। टीम हल्दर, आपका दूसरा प्रश्न है, सॉइल नमी ज्ञात करने के यंत्र को क्या कहा जाता है? विकल्प ए लैक्टोमीटर, विकल्प बी थर्मामीटर, विकल्प सी मैनोमीटर, विकल्प डी इनमें से कोई भी नहीं। यानी मिट्टी में मौजूद मॉइस्चर को बताने वाले डिवाइस को क्या कहते हैं? विकल्प ए लैक्टोमीटर, विकल्प बी थर्मामीटर, विकल्प सी मैनोमीटर, विकल्प डी इनमें से कोई भी नहीं। इनमें से कोई नहीं सर। हमारे एक्सपर्ट्स, क्या ये उत्तर टीम हल्दर की तरफ से सही है या गलत? आपका जवाब बिल्कुल सही है। मैं अपने एक्सपर्ट से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। ये प्रश्न जो हमने टीम हल्दर से पूछा था, सॉइल नमी ज्ञात करने के यंत्र को क्या कहते हैं? हमारे सभी विकल्प में से उन्होंने चुना इनमें से कोई भी नहीं। हमारे पास यहाँ सही उत्तर नहीं है और हम आपसे जानना चाहते हैं कि वो यंत्र का नाम क्या है। मिट्टी की नमी यानी जी। सॉइल मॉइस्चर ज्ञात करने के लिए हम सॉइल टेंसियोमीटर ये इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं। इससे हम इरिगेशन शेड्यूल कब करना चाहिए और इरिगेशन शेड्यूलिंग कैसा करना चाहिए ये हम डिसाइड कर सकते हैं। तो सॉइल टेंसियोमीटर हम इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। अब बढ़ते हैं अगली टीम की तरफ, जो है टीम अन्नदाता। टीम अन्नदाता, खेती बाड़ी राउंड में आपका पहला सवाल ये है, एक निश्चित खेत में एक वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसल उगाना उसे क्या कहा जाता है? आपके विकल्प हैं, विकल्प ए मल्टी क्रॉपिंग, विकल्प बी मिक्स्ड क्रॉपिंग, विकल्प सी मोनोकल्चर, विकल्प डी मोनोक्रॉपिंग। यानी कि एक खेत में 2 या उससे अधिक फसल लगाने को किस तरह की खेती कहा जाता है? विकल्प ए मल्टी क्रॉपिंग, विकल्प बी मिक्स्ड क्रॉपिंग, विकल्प सी मोनोकल्चर, विकल्प डी मोनोक्रॉपिंग। मल्टी क्रॉपिंग। इनका आंसर है विकल्प ए मल्टी क्रॉपिंग। क्या ये सही है एक्सपर्ट्स? अन्नदाता टीम का आंसर सही है। सही आंसर के बाद आपसे पूछता हूं मैं आपका दूसरा सवाल। कपास फसल की जल मांग कितने मिलीमीटर होती है? 300 से 600 मिलीमीटर, वो है विकल्प ए। विकल्प बी है 600 से 700 मिलीमीटर, विकल्प सी है 600 से 800 मिलीमीटर, विकल्प डी है 700 से 1300 मिलीमीटर। कपास फसल यानी कॉटन क्रॉप की जल मांग कितने मिलीमीटर होती है? विकल्प ए 300 से 600 मिलीमीटर, विकल्प बी 600 से 700 मिलीमीटर, विकल्प सी 600 से 800 मिलीमीटर और विकल्प डी 700 से
1300 मिलीमीटर। 700 से 1300 मिलीमीटर। एक्सपर्ट्स, क्या उनका उत्तर सही है? जवाब बिल्कुल सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी आखिरी यानी चौथी टीम की तरफ, जिसका नाम है खेतीहर टीम। खेतीहर टीम, आपका पहला प्रश्न है, मूंग की फसल में प्रोटीन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? विकल्प ए 20%, विकल्प बी 21%, विकल्प सी 24% या विकल्प डी 25%। यानी कि मूंग क्रॉप में प्रोटीन की मात्रा कितने परसेंट होती है? विकल्प ए 20%, विकल्प बी 21%, विकल्प सी 24% या विकल्प डी 25%। विकल्प डी 25%। एक्सपर्ट्स हमें बताएं, विकल्प डी 25% क्या ये सही उत्तर है या गलत? आपका जवाब सही है। खेतीहर टीम, आपका दूसरा प्रश्न है, गेहूं में पहली सिंचाई बुवाई के कितने दिन बाद करनी चाहिए? विकल्प ए 16 दिन बाद, विकल्प बी 21 दिन बाद, विकल्प सी 26 दिन बाद या विकल्प डी 28 दिन बाद। गेहूं यानी वीट लगाने के बाद खेत में पहली बार पानी कितने दिन बाद डालना चाहिए? विकल्प ए 16 दिन बाद, विकल्प बी 21 दिन बाद, विकल्प सी 26 दिन बाद या फिर विकल्प डी 28 दिन बाद। विकल्प बी 21 दिन के बाद। ओके एक्सपर्ट जी, हमें बताएं, क्या 21 दिन बाद सही उत्तर है या गलत? सबसे पहले मैं खेतीहर टीम से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। बिल्कुल। आपने किस आधार पर कहा कि 21 दिन बाद? पहले खेती गीला करके हम पेर देते, बोगाई कर देते, इसलिए उसके आर्द्रता रहती है, इसलिए 21 दिन के बाद दे देते पहला पानी। ठीक है। गेहूं के पौधे में 21 दिन बाद जो स्टेज आती है उसे हम कहते हैं क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज। तो वो पानी के लिए काफी संवेदनशील है और वो 21 दिन बाद आती है, इसलिए उसमें सिंचाई 21 दिन बाद की जाती है। आपका जवाब बिल्कुल सही है। किसान तो वैसे 21 दिन के बाद गेहूं की सिंचाई करते थे, लेकिन क्यों करते थे वो हमें आज पता चला। थैंक यू एक्सपर्ट्स। इसी के साथ हमारा पहला राउंड खेती बाड़ी राउंड यही खत्म होता है और इस पहले राउंड के बाद चारों टीम्स के स्कोर इस प्रकार है। टीम भूमिपुत्रों को मिलते हैं 20 में से 20 अंक, टीम हलदर को भी मिलते हैं 20 में से 20 अंक, टीम अन्नदाता को मिलते हैं 20 में से 20 अंक और टीम खेतीहर को भी मिलते हैं 20 में से 20 अंक। जैसे कि सभी टीम बहुत अच्छा खेल रही हैं, इससे पहले हम दूसरे राउंड पे जाएं, उससे पहले क्या करते हैं भावना? एक छोटा सा ब्रेक। बिल्कुल। टमाटर किस तरह की सब्जी है? फल वाली सब्जी। आंवला यानी गूसबेरी किस मौसम का क्लाइमेटिक कंडीशन वाला फल है? उपोष्ण। एक्सपर्ट्स, क्या उनका उत्तर सही है उपोष्ण? जवाब देने से पहले एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। किसी से कम नहीं, कम नहीं। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। किसी से कम नहीं, कम नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम सभी आपका स्वागत करते हैं इस शो में जिसका नाम है हम किसी से कम नहीं। अब हम रुख करते हैं हम किसी से कम नहीं के दूसरे राउंड की तरफ, जिसका नाम है बागवानी राउंड। जैसे कि हम बता चुके हैं, इस राउंड में हर टीम से 2 सवाल पूछे जाएंगे और हर सवाल के 4 विकल्प दिए जाएंगे। सही विकल्प चुनने पर मिलेंगे आपको 10 नंबर। तो बागवानी राउंड का पहला सवाल पूछते हैं टीम भूमिपुत्र से। टीम भूमिपुत्र, क्या आप लोग तैयार हैं? तैयार है। वेरी नाइस।
तो आपका पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सी फसल खरीफ की फसल है? विकल्प ए चावल, विकल्प बी ज्वार, विकल्प सी बाजरा या विकल्प डी मक्का। इनमें से कौन सी फसल खरीफ की फसल है? विकल्प ए चावल, विकल्प बी ज्वार, विकल्प सी बाजरा या विकल्प डी मक्का। ए चावल। एक्सपर्ट्स हमें बताएं, क्या चावल सही उत्तर है या गलत? सही है। टीम भूमिपुत्र, आपका अगला प्रश्न है, अंगूर के फूल लगने का समय कौन सा है? विकल्प ए जनवरी, विकल्प बी मार्च, विकल्प सी अप्रैल, विकल्प डी अक्टूबर नवंबर। अंगूर यानी ग्रेप्स के फूल लगने का समय कौन सा होता है? विकल्प ए जनवरी, विकल्प बी मार्च, विकल्प सी अप्रैल, विकल्प डी अक्टूबर नवंबर। डी अक्टूबर। एक्सपर्ट्स हमें बताएं, क्या ये उत्तर सही है या गलत? आपका जवाब बिल्कुल सही है। अब आगे बढ़ते हैं टीम हल्दर की ओर। टीम हल्दर, आपका पहला सवाल है, सब्जियों की नर्सरी सामान्यतः कितने सप्ताह में रोपण हेतु तैयार हो जाती है? विकल्प ए 3 सप्ताह, विकल्प बी 4 सप्ताह, विकल्प सी 6 सप्ताह, विकल्प डी 7 सप्ताह। सब्जियां या वेजिटेबल्स की नर्सरी जनरली कितने सप्ताह में रोपण के लिए तैयार हो जाती है? आपके विकल्प हैं, विकल्प ए 3 सप्ताह, विकल्प बी 4 सप्ताह, विकल्प सी 6 सप्ताह, विकल्प डी 7 सप्ताह। 4 सप्ताह। इनका आंसर है 4 सप्ताह। क्या ये सही है? हल्दर टीम का आंसर सही है। आपका दूसरा सवाल है, खरबूज की बुआई कब की जाती है? विकल्प पहला है जनवरी मार्च, विकल्प बी फरवरी मार्च, विकल्प सी मार्च अप्रैल, विकल्प डी इनमें से कोई भी नहीं। खरबूज कौन से महीने में लगाया जाता है? विकल्प ए जनवरी मार्च, विकल्प बी फरवरी मार्च, विकल्प सी मार्च अप्रैल, विकल्प डी इनमें से कोई भी नहीं। फरवरी मार्च। एक्सपर्ट्स, क्या उनका उत्तर सही है? जवाब सही है। जवाब सही है। तो आपको मिलते हैं 20 में से 20 अंक और बढ़ते हैं आगे। और हमारी अगली टीम है अन्नदाता टीम। अन्नदाता टीम, आपका पहला प्रश्न है, टमाटर किस तरह की सब्जी है? विकल्प ए फल वाली सब्जी, विकल्प बी फूल वाली सब्जी, विकल्प सी फली वाली सब्जी या फिर विकल्प डी पत्तियों वाली सब्जी। टमाटर यानी टोमेटो किस टाइप की सब्जी है? विकल्प ए फल वाली सब्जी, विकल्प बी फूल वाली सब्जी, विकल्प सी फली वाली सब्जी या फिर विकल्प डी पत्तियों वाली सब्जी। फल वाली सब्जी। हमारे एक्सपर्ट्स हमें बताएं, क्या ये उत्तर सही है या गलत? टीम अन्नदाता का जवाब सही है। अन्नदाता टीम, आपका दूसरा प्रश्न है, शकरकंद किस तरह की सब्जी है? विकल्प ए जड़ वाली सब्जी, विकल्प बी शल्क वाली सब्जी, विकल्प सी कंद वाली सब्जी, विकल्प डी फली वाली सब्जी। शकरकंद यानी स्वीट पोटैटो किस टाइप की सब्जी है? विकल्प ए जड़ वाली सब्जी, विकल्प बी शल्क वाली सब्जी, विकल्प सी कंद वाली सब्जी या फिर विकल्प डी फली वाली सब्जी। कंद वाली सब्जी। एक्सपर्ट्स हमें बताएं, विकल्प सी कंद वाली सब्जी क्या सही उत्तर है या गलत? अन्नदाता टीम का आंसर सही है। शकरकंदी तो मुझे भी बहुत पसंद है। अगर उसमें स्पेशली हम वो चाट लगा के और उसमें नींबू लगा के उसको भून के, हाँ मुझे पता है आपके मुंह में भी पानी आ गया है। बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टीम की तरफ। अब बढ़ते हैं टीम खेतीहर की तरफ। आपका पहला सवाल है, आंवला किस जलवायु वाला फल है? विकल्प ए उष्ण, विकल्प बी उपोष्ण, विकल्प सी शीतोष्ण, विकल्प डी इनमें से कोई भी नहीं।
आंवला यानी गूसबेरी किस मौसम का क्लाइमेटिक कंडीशन वाला फल है? विकल्प ए उष्ण ट्रॉपिकल, विकल्प बी उपोष्ण सब ट्रॉपिकल, विकल्प सी शीतोष्ण टेम्परेट, विकल्प डी इनमें से कोई भी नहीं। विकल्प बी उपोष्ण। एक्सपर्ट्स, क्या उनका उत्तर सही है उपोष्ण? जवाब देने से पहले एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जो आंवला फ्रूट है उसमें कौन सा विटामिन रहता है? ये तो मुझे भी आता है। विटामिन सी। बराबर, दोनों भी जवाब बराबर है। बिल्कुल। आपका दूसरा सवाल है, फलदार फलों में खाद्य उर्वरक कब देना चाहिए? विकल्प ए जुलाई अगस्त, विकल्प बी अगस्त सितंबर, विकल्प सी सितंबर अक्टूबर, विकल्प डी नवंबर दिसंबर। फलदार फलों में खाद्य उर्वरक यानी फर्टिलाइजर कब डालना चाहिए? विकल्प ए जुलाई अगस्त, विकल्प बी अगस्त सितंबर, विकल्प सी सितंबर अक्टूबर, विकल्प डी नवंबर दिसंबर। विकल्प ए जुलाई अगस्त। विकल्प ये जुलाई अगस्त इनका उत्तर है। क्या ये सही है? जवाब सही है। यानी कि इस राउंड में सभी ने सारे जवाब एकदम दिए सही। सब लोग तैयारी करके आए हैं। ये जीतना चाहते हैं, सब जीत के जाएंगे। हम किसी से कम नहीं शो का दूसरा राउंड बागवानी राउंड यही खत्म होता है। 4 टीम से 8 सवालों के बाद हम बढ़ते हैं आगे। इस दूसरे राउंड के टीम के स्कोर इस प्रकार हैं। टीम भूमिपुत्र का स्कोर है 20 में से 20 अंक। टीम हल्दर का स्कोर है 20 में से 20। टीम अन्नदाता को मिले हैं 20 में से 20 अंक। टीम खेतीहर को भी मिले हैं 20 में से 20 अंक। बहुत उम्दा, बहुत बढ़िया। इस तरह से पहले और दूसरे राउंड के नंबर मिलाकर चारों टीम का स्कोर होता है इस प्रकार। टीम भूमिपुत्र को मिले हैं 40 में से 40 नंबर। टीम हल्दर को भी मिले हैं 40 में से 40 नंबर। टीम अन्नदाता को भी मिले हैं 40 में से 40 नंबर। और टीम खेतीहर को भी मिले हैं 40 में से 40 नंबर। जैसे कि आप देख रहे हैं, 2 राउंड के बाद सभी टीम्स यहां पर अच्छा स्कोर कर रही हैं। और इससे पहले हम अगला राउंड की तरफ बढ़े, उससे पहले हम लेते हैं एक टाइनी मिनी छोटा सा ब्रेक। कंपोस्ट खाद बुवाई से कितने दिन पहले खेत में मिला देनी चाहिए? हल्दर टीम 30 दिन। सर ट्रिकी है इसमें। 2 टीम्स ने मेरे ख्याल से पहले बटन दबाया था, वो चेक करना पड़ेगा क्रिएटिव टीम से। क्रिएटिव टीम प्लीज चेक कीजिए इस क्वेश्चन का बटन किसने पहले दबाया था। किसी से कम नहीं, कम नहीं। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। किसी से कम नहीं, कम नहीं। ब्रेक के बाद आप सभी का हम फिर से स्वागत करते हैं उस शो में जिसका नाम है हम किसी से कम नहीं। जी हाँ, और अब रुख करते हैं तीसरे राउंड की तरफ जिसका नाम है बजर राउंड। इस राउंड में 10 सवाल होंगे। जो टीम पहले बजर दबाएगी वो सवाल का जवाब देगी और सही जवाब देने पर मिलेंगे 10 नंबर। और अगर गलत जवाब दिया या बजर दबाने के बाद जवाब नहीं दिया तो आपके 5 नंबर माइनस हो जाएंगे। दोस्तों, हर एक टीम को एक बात बताना बहुत जरूरी है और वो ये है कि बजर सवाल पूरा होने पर ही बजाएं। और दूसरी बात यह है कि जिस टीम ने बजर दबाया और वो टीम बजर दबाने के बाद सही उत्तर नहीं दे पाती या नहीं देती तो उस सवाल का जवाब हम कृषि विशेषज्ञों से कहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बजर राउंड
और चारों टीम के लिए बजर राउंड का पहला सवाल पूछ रही हैं भावना। बजर राउंड का पहला प्रश्न है, सरसों एवं रेपसीड उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? आखिर टीम अन्नदाता है। आपको क्या लग रहा है? एक बार पूछना पड़ेगा मेरे ख्याल से क्रिकेट टीम से, पहले बजर किसने बजाया था? तो क्रिएटिव टीम से पूछते हैं। तो पहला बजर बजाया था टीम भूमिपुत्र ने। तो अपना जवाब हमें बताएं। राजस्थान। तो चलिए अपने जजेस से पूछते हैं, क्या ये प्रश्न का उत्तर जो उन्होंने दिया है वो सही है या गलत? भूमिपुत्र टीम का आंसर सही है। बजर राउंड का सेकंड क्वेश्चन है, भारत की फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के संचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है? अन्नदाता टीम। जवाब दीजिए। गन्ना। एक्सपर्ट्स, क्या ये आंसर सही है या गलत? जवाब सही है। वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। पीली क्रांति का संबंध किससे है? टीम हल्दर। तिलहन उत्पादन से। जजेस, क्या ये उत्तर सही है? हल्दर टीम का जवाब बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, सबसे ज्यादा विटामिन ए किसमें पाया जाता है? ओवरलैप हुआ, पहले दबा दिया बटन आपने। टीम खेतीहर ने प्रश्न खत्म होने से पहले बटन दबाया है, उन्हें मिलते हैं -5। एक्सपर्ट्स, इसका आंसर क्या है प्लीज? बथुए की पत्तियों में। थैंक यू सो मच। पर मैं खेतीहर टीम से कुछ कहना चाहूंगी, कितना अच्छा खेल रहे हैं आप लोग। एक छोटी सी जल्दबाजी के चक्कर में आते हुए प्रश्न को आपने जाने दिया अपने हाथ से। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में जलोढ़ मिट्टी कितने क्षेत्रफल पर पाई जाती है? भूमिपुत्र ने सबसे पहले बजर दबाया, आपका उत्तर बताएं। 113 मिलियन हेक्टर। जजेस, क्या ये सही उत्तर है? जवाब सही है। अगला सवाल है, सॉइल जल तनाव ज्ञात करने के लिए यंत्र को क्या कहते हैं? टीम अन्नदाता। अन्नदाता टीम। जवाब दीजिए। टेंशियोमीटर। क्या जवाब सही है सर? टीम अन्नदाता का जवाब सही है। सही है जवाब। अगला प्रश्न है, कंपोस्ट खाद बुवाई से कितने दिन पहले खेत में मिला देनी चाहिए? हल्दर टीम। दो टीम्स ने मेरे ख्याल से पहले बटन दबाया था, वो चेक करना पड़ेगा क्रिएटिव टीम से। क्रिएटिव टीम प्लीज चेक कीजिए इस क्वेश्चन का बटन किसने पहले दबाया था। मुझे उस तरफ से आवाज थोड़ी लेट सुनाई दिया था और हल्दर टीम का सबसे पहले सुनाई दिया था, लेकिन क्रिएटिव टीम से पूछ लेते हैं। टीम हल्दर। टीम हल्दर अपना जवाब दे। 30 दिन पूर्व। जजेस, क्या ये उत्तर सही है या गलत? ये उत्तर सही है। अगला सवाल है, गोबर खाद बुआई से कितने दिन पहले खेत में मिलाई जाती है? टीम भूमिपुत्र, आपने बटन पहले दबाया है, जवाब दीजिए। 30 दिन पूर्व। एक्सपर्ट्स, क्या ये उत्तर सही है? मैं टीम भूमिपुत्र का इसका रीजन पूछना चाहता हूँ। 30 दिन पूर्व क्यों डालते? वो मिट्टी में मिलने से 30 दिन तक वो कंपोस्ट होता है। उसका सही जवाब है कि उसको विघटन होने के लिए टाइम लगता है। जो सूक्ष्म जीवाणु मार्फत उसका विघटन होता है और उसके बाद उसकी पोरोसिटी बढ़ती है, इसलिए हम 30 दिन पूर्व ही डालते। जवाब सही है। थैंक यू सो मच। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में पशुओं की मृत्यु दर कितने प्रतिशत है? खेती या टीम, बटन आपने पहले दबाया था, तो जवाब दीजिए। 10%। इनका आंसर है 10%। क्या ये उत्तर सही है? टीम खेतिहर के जवाब सही है। इस राउंड का आखिरी सवाल है, आम की उपज प्रति वृक्ष कितने क्विंटल होती है? टीम अन्नदाता, बटन दबाया आपने पहले, जवाब दीजिए। 3 से 5 क्विंटल।
3 से 5 क्विंटल। क्या यह जवाब सही है? आपका जवाब सही है। हम किसी से कम नहीं शो का बजर राउंड यही खत्म होता है। टीम के जवाबों के बाद इन सब के स्कोर्स हैं इस प्रकार। टीम भूमिपुत्र को मिले हैं 30 नंबर, टीम हल्दर को मिले हैं 20 नंबर, टीम अन्नदाता को मिले हैं 30 नंबर, टीम खेतीहर को मिले हैं 10-5 नंबर्स। इस तरह से पहले, दूसरे और तीसरे राउंड के नंबर मिलाकर चारों टीम का स्कोर है इस प्रकार। टीम भूमिपुत्र का टोटल स्कोर है 70, टीम हल्दर का टोटल स्कोर है 60, टीम अन्नदाता का टोटल स्कोर है 70, टीम खेतिहर का टोटल स्कोर है 45। जैसा कि आप देख रहे हैं, 3 राउंड के बाद टीम भूमिपुत्र और टीम अन्नदाता अभी भी टॉप पर हैं। और टीम खेतीहर सबसे कम स्कोर कर रही है। और अब रैपिड फायर राउंड की तरफ बढ़े उससे पहले हम लेते हैं एक छोटा सा रैपिड फायर ब्रेक। कपास फसल की उत्पत्ति किस देश में हुई है? भारत। 1 किलो धान उत्पादन करने के लिए कितने लीटर पानी की आवश्यकता होती है? 5000। धान की नर्सरी तैयार करने की विधि कहां से आई है? फिलीपाइंस। क्या उनके सभी सवालों के जवाब सही हैं या गलत? किसी से कम नहीं, कम नहीं। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। किसी से कम नहीं, कम नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से मैं भावना रॉय और मेरे को होस्ट सचिन खुराना के साथ आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ उस शो में जिसका नाम है हम किसी से कम नहीं। जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ अब रुक करते हैं इस शो के चौथे राउंड की तरफ जिसका नाम है रैपिड फायर राउंड। टीम भूमिपुत्र, आपके लिए पहला सवाल है। पहला सवाल पूछने से पहले क्या आप लोग रेडी हैं? आपका वक्त शुरू होता है अब। राष्ट्रीय किसान आयोग कब शुरू हुआ? 2004। कौन सी फसल जायद में मुख्यतः संचित क्षेत्रों में उगाई जाती है? मूंग व उड़द। मिजोरम की मातृभाषा क्या है? मिजो। मेघालय में कुल कितने जिले हैं? 11। भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन है? किरण बेदी जी। तो एक्सपर्ट्स उन्होंने उत्तर दे दिए हैं। क्या उनके उत्तर सही है, एक आध गलत है? जवाब सही है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी दूसरी टीम की तरफ जिसका नाम है हल्दर टीम। हल्दर टीम, आप लोग तैयार हैं? आपका समय शुरू होता है अब। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? डॉल्फिन। दक्षिणी पश्चिमी मानसून का उद्गम स्थान कौन सा है? हिंदी महासागर। कपास फसल की उत्पत्ति किस देश में हुई? भारत। मूंगफली फसल की उत्पत्ति किस देश में हुई है? ब्राजील। घोसी पॉल विषाक्त पदार्थ किस फसल में पाया जाता है? कपास। वेरी नाइस। तो पूछते हैं अपने जजेस से, हमारी टीम हल्दर ने कैसा परफॉर्म किया? क्या उनके सारे उत्तर सही हैं या कुछ गलत? टीम हल्दर के 5 ही जवाब सही है। बहुत शानदार। अब आगे बढ़ते हैं टीम अन्नदाता की ओर। टीम अन्नदाता, क्या आप तैयार हैं? यस सर। आपका समय शुरू होता है अब। 1 किलो धान उत्पादन करने के लिए कितने लीटर पानी की आवश्यकता होती है? 5000। धान की नर्सरी तैयार करने की विधि कहां से आई है? फिलीपाइंस। मार्जिनल फार्म्स डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई? 1970।
एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विसेज किसके द्वारा स्थापित किया गया? डॉक्टर स्वामीनाथन। एक्सपर्ट्स वो सवाल के जवाब दे चुके हैं, क्या वो सही है या गलत? अन्नदाता टीम के सभी आंसर सही है। सभी आंसर सही हैं। बहुत खूब। चलिए बढ़ते हैं अब अपनी अगली टीम, खेतीहर टीम। खेतीहर टीम, क्या आप तैयार हैं? तैयार है सर। आपका समय शुरू होता है अब। पशुओं में वत्स पेचिश यानी व्हाइट स्पॉट विषाणु जनित रोग यानी वायरल डिजीज है या नहीं? नहीं। मिजोरम के वर्तमान कृषि मंत्री कौन है? पीयूसी लाल रंग सांगा। तिलहन प्रौद्योगिक मिशन की स्थापना कब हुई? 1986। पशुओं में विसर्प यानी एरिसिप्लस जीवाणु जनित रोग यानी बैक्टीरियल डिजीजेस है या नहीं? है। MNP की फुल फॉर्म क्या है? MNP की फुल फॉर्म क्या है? फुल मिनिमम नीड प्रोग्राम। ओके, चलिए पूछते हैं अपने जजेस से, क्या उनके सभी सवालों के जवाब सही हैं या गलत? टीम खेतीहर के 5-20 जवाब सही है। ट्विस्टिंग रैपिड फायर राउंड के बाद देखते हैं रैपिड फायर राउंड का स्कोर क्या है। टीम भूमिपुत्रों को मिले हैं 10 में से 10 अंक। टीम हल्दर को भी मिले हैं 10 में से 10 अंक। टीम अन्नदाता को भी मिले हैं 10 में से 10 अंक। और टीम खेतीहर को भी मिले हैं 10 में से 10 अंक। इस तरह से चारों राउंड के नंबर मिलाकर चारों टीम का स्कोर होता है इस प्रकार। टीम भूमिपुत्रों को मिले हैं टोटल 80 नंबर। टीम हल्दर का टोटल स्कोर है 70। टीम अन्नदाता का टोटल स्कोर है 80। टीम खेतीहर का टोटल नंबर है 55। तो जैसा कि आप जानते हैं, सभी को पता है कि पिछले और आज के एपिसोड के आधार पर देखा जाएगा कि किस टीम का स्कोर दोनों एपिसोड के स्कोर को मिलाकर सबसे कम है, और जिस टीम का स्कोर सबसे कम होगा उस टीम का एक सदस्य आज के एपिसोड में हो जाएगा एलिमिनेट। पिछले एपिसोड में टीम अन्नदाता का स्कोर था 88 और इस एपिसोड में टीम अन्नदाता का स्कोर है 80। टीम अन्नदाता का दोनों एपिसोड का कुल स्कोर है 168 और इस तरह से टीम अन्नदाता है पहले नंबर पर। टीम अन्नदाता के लिए खुशखबरी ये है कि उनके एलिमिनेटेड मेंबर दीपक ठोक वापस आ जाएंगे। आप आपस में मशवरा करके हमें बताएं कि आप किस साथी को एलिमिनेट करना चाहेंगे। किसी से कम नहीं, कम नहीं। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। किसी से कम नहीं, कम नहीं। पिछले एपिसोड में टीम भूमिपुत्र का स्कोर था 55 और इस एपिसोड में टीम भूमिपुत्र का स्कोर है 80। टीम भूमिपुत्र का दोनों एपिसोड का कुल स्कोर है 135 और इस तरह टीम भूमिपुत्र है दूसरे नंबर पर। पिछले एपिसोड में टीम खेतीहर का स्कोर था 78 और इस एपिसोड में टीम खेतीहर का स्कोर है 55। टीम खेतीहर का दोनों एपिसोड का कुल स्कोर है 133 और इस तरह से टीम खेतीहर है तीसरे नंबर पर।
पिछले एपिसोड में टीम हल्दर का स्कोर था 58 और इस एपिसोड में टीम हल्दर का स्कोर है 70। टीम हल्दर का दोनों एपिसोड का कुल स्कोर है 128 और इस तरह से हल्दर टीम है चौथे नंबर पर। क्योंकि टीम हल्दर चौथे नंबर पर है, इसलिए आज टीम हल्दर के किसी एक प्रतिभागी को शो से बाहर जाना होगा। तो टीम हल्दर, आप आपस में मशवरा करके हमें बताएं कि आप किस साथी को एलिमिनेट करना चाहेंगे। मैं जानती हूँ ये डिसीजन बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हमें ये डिसीजन आज लेना ही है, तो कृपया हमें बताएं। घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप आगे अच्छा खेलेंगे तो आपका वो कंटेस्टेंट वापस भी आ सकता है। इस बात पे रोने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप लोग बहुत ही अच्छा खेले। इनफैक्ट हल्दर टीम मेरी वन ऑफ द फेवरेट टीम है। मैं चाहती हूँ आप आज अगर एलिमिनेट होती हैं तो आप दोबारा इस मंच पे वापस आएं और जीत के जाएं। ये दुआ है मेरी आपसे। कृष्णा ढोली जाएगा बाहर। अफसोस के साथ आज आपको इस मंच से जाना होगा। कृपया हमारे बीच में आके खड़े हो जाएं। शायद इसी को जिंदगी कहते हैं, कोई जीतता है तो कोई हारता है। हम कृष्णा ढोली का एक वीडियो सबको दिखाना चाहते हैं। कृष्णा यहाँ पे आ जाओ। नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा डोली है। मैं एग्रीकल्चर सेकेंड ईयर में पढ़ता हूँ। मेरे पिताजी एक किसान हैं। अक्सर मैं अपने पिताजी के साथ खेतों में जाता रहता हूँ। प्रायः खेतों पर पिताजी के दोस्त आ जाते हैं, फिर किसी पेड़ के छांव में बैठकर वो अपना सुख दुख बांट लेते हैं। उनकी बात सुनकर उनकी परेशानियों के बारे में पता चला। जानकारी ये मिली कि 4-5 एकड़ खेती वाले किसान भी परेशान हैं। उनके ऊपर लोन है, बेटी की शादी करनी है या फिर घर में कोई बीमारी से गिर जाए तो किसान को अपनी ज़मीन बेचनी पड़ती है या गिरवी रखनी पड़ती है। इस बात को लेकर मैं कई दिनों से परेशान था। इस बात की चर्चा मैं अपने फ्रेंड्स के साथ की, पर हम में से किसी के पास भी सही या सटीक उत्तर नहीं था। एक दिन मैं अपने पिताजी के साथ खेत पर ही काम कर रहा था। तब मैंने पिताजी से पूछा, पिताजी यह किसान सबका पेट भरता है, सारी विश्व की भोजन की व्यवस्था करता है, तो फिर उसके खुद के कामों के लिए उसे कर्ज क्यों लेना पड़ता है। तब पिताजी ने मुझे बड़े प्यार और इत्मीनान से समझाया। पिताजी ने कहा, कभी कभी खेती अच्छी प्रकार से करने के बाद भी हमारे किसान भाइयों को नुकसान हो जाता है। इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे सूखा पड़ जाना, बाढ़ आ जाना, बिन मौसम बरसात हो जाना, ओले पड़ना, आंधी तूफान आ जाना, फसल को कोई बीमारी लग जाना या बीज का खराब हो जाना इत्यादि। कभी कभी खेती करने के लिए किसान को लोन लेना पड़ता है, जैसे बीज खरीदने के लिए, फर्टिलाइज़र खरीदने के लिए। और अगर किसी कारण फसल खराब हो गई तो किसान कर्ज के मकर जाल में फंस जाता है और कभी भी बाहर नहीं निकल पाता या बहुत मुश्किल से निकल पाता है। फिर मैंने इंटरनेट पे रिसर्च किया, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से संपर्क किया और कई सरकारी संस्थाओं में भी गया और इन सब प्रॉब्लम्स पे जानकारी प्राप्त की। और मुझे ये पता चला कि इन सब प्रॉब्लम्स का हल सरकार ने पहले से ही निकाल रखा है। तब मैंने अपने एरिया और गांव के किसानों से बात की। जो बात निकल कर सामने आई कि बहुत सारी बातों की जानकारी किसानों को है, पर वो उन्हें इम्प्लीमेंट करने से घबराते हैं और नई तकनीक को अपनाने में हेजिटेट करते हैं। तब मुझे लगा कि ऐसा कोई तो आदमी चाहिए जो इन्हें सरकारी योजनाओं और सरकार की बातों को मानने के लिए मोटिवेट कर सके, और वो आदमी इनके बीच का हो, इनकी पहचान का हो, तो ये लोग उन बातों पर जल्दी विश्वास करेंगे। काफ़ी सोचने के बाद मैंने ये फैसला किया कि वो व्यक्ति मैं ही बनूंगा, और ये डिसीजन मैंने अपने माताजी और पिता से शेयर किया। फिर मैंने एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन लिया और पढ़ाई शुरू की। मैं जो कुछ भी अपने एग्रीकल्चर कॉलेज में पढ़ता था, सीखता था, वो बात मैंने अपने पिताजी और पिताजी के किसान दोस्तों के साथ शेयर की, जिसका फ़ायदा अब उन लोगों को मिलने लगा है। नमस्कार, मैं विजय आनेराव। मैं एक किसान हूँ। मैं परंपरागत खेती करता था और नई तकनीक अपनाने से भी डरता था। एक दिन कृष्णा मेरे पास आया
और उसने टमाटर का बीज मेरे हाथ में रख दिया और बोला इस बार ये बीज लगाओ। मैं तो उसकी बात नहीं मान रहा था, मगर उसकी जिद के कारण मुझे वो बीज लगाना पड़ा। कृष्णा के दिए हुए बीज से उपजे हुए टमाटर देखकर मैं दंग रह गया। उपज लगभग 2 गुना हो गया और पहले से खेती में खर्चा भी कम आया। अब तो मैं अपनी खेती कृष्णा से पूछकर ही करता हूँ। नमस्कार, मैं कृष्णा का दोस्त ओमकार हूँ। मैंने उसे बहुत समझाया भी था कि हम इंजीनियरिंग की पढ़ाई करेंगे, बड़े बड़े डैम्स, बड़े ब्रिजेस और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाएंगे, पर वो नहीं माना और उसने एग्रीकल्चर में एडमिशन ले लिया। अभी उसने अपनी पढ़ाई पूरी भी नहीं की, पर गांव के किसानों की मदद करके उसने उन लोगों का कृषि के प्रति नज़रिया ही बदल दिया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि वो हम किसी से कम नहीं शो में विनर और हीरो बनकर ही वापस आएगा। बेस्ट ऑफ लक कृष्णा। मैं कृष्णा की मम्मी हूँ। कृष्णा ने हमारे पूरे गांव का खेती करने का तरीका ही बदल दिया है। अब जो देखो वो कृष्णा से पूछ के ही खेती करता है। पूरा गांव कृष्णा का फैन है, पर सबसे बड़ी कृष्णा की फैन मैं हूँ। आई लव यू कृष्णा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि टीम हल्दर ने फैसला लिया कि उनकी टीम से कृष्णा ढोली आज एलिमिनेट होंगे। कृष्णा, घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम उम्मीद करते हैं कि आपकी टीम जल्द ही टॉप स्कोर करके आपको वापस बुला लेगी। तो दोस्तों, इसी के साथ आज हम ये एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। इसलिए अब हम सब आपसे और दर्शकों से इजाजत लेते हैं, इस वादे के साथ कि जल्द ही आप सबसे इसी मंच पर दोबारा मिलेंगे अपनी पूरी टीम के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार। कपास की खेती में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है? इनमें से कौन सी फसल जायद की फसल है? विकल्प ए मटर, विकल्प बी आलू, विकल्प सी खीरा, विकल्प डी ज्वार। सी खीरा। टीम खेतियर, मुझे ये बताओ, ये मीडो विधि क्या होता है? जब धूप में बदन जलाते हैं तब ये अनाज उग पाते हैं। दुनिया की थाल सजाने में मिट भी जाए तो हम नहीं, अब मिलके शान